हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम आरटीपी नवंबर 2022 अकाउंटिंग का आरटीपी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो नवंबर 2022 एग्ज़ाम के लिए इशू हुआ है, सीए इंटर के लिए। इसमें अमेंडमेंट कोई नहीं आई है, जो पिछली बार अमेंडमेंट्स आई थी वही कंटिन्यू हुई हैं और इसमें कोई नया चेंज नहीं आया और क्वेश्चंस भी लगभग सिमिलर जैसे ही हैं जैसे आप ऑलरेडी आरटीपीज़, एमटीपीज़ और स्टडी मटेरियल में कर चुके हो। एक एक करके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि फाइनल अकाउंट का है। आपको यहां पर रिक्वायरमेंट में अगर आप देखोगे तो आपको रिक्वायरमेंट में फ्रॉम द अबव बैलेंस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना है और आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। शेड्यूल 3 आपको फॉलो करना है और कुछ एडजस्टमेंट है। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज गिवन है रॉ मटेरियल की और फिनिश गुड्स की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी एंड वेजेस आपकी आउटस्टैंडिंग है और अगेन आपके पास देन यू हैव गॉट दिस इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज है, जनरल चार्जेस प्रीपेड है और आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है और करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स है और टैक्सेशन की प्रोविजन आपको बनानी है। आइए डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ जाएंगी और फिर हम लोग एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके बता रहा, मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो और आपको शेड्यूल 3 बनाना आता है। मेन पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल जाएगा, इंटरेस्ट अदर इनकम में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस में पी&एल का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा। शेयर कैपिटल आपको मालूम है शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। सिक्योर लोन में आपका शॉर्ट टर्म लोन है और लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म लोन आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है और लॉन्ग टर्म लोन आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये भी आपकी लायबिलिटी है, अनसिक्योर्ड है और शॉर्ट टर्म है तो ये भी आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग में जाएगा और लॉन्ग टर्म है तो ये आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल ऑफ कोर्स ट्रेड पेबल में जाएगा। इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री आपको मालूम है पीएनएल में चेंज इन इन्वेंट्री आती है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है सबसे पहले, उसमें ये ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट हो जाएगी और चेंज इन इन्वेंट्री में आपका फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आ जाता है, वहां एडजस्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस भी अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, जनरल चार्जेस भी आपके अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, बिल्डिंग आपका फिक्स एसेट है और मशीनरी ये भी आपका फिक्स एसेट है, फर्नीचर भी फिक्स एसेट है, मोटर व्हीकल भी फिक्स एसेट है और इन्वेस्टमेंट में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये तो पता आपको कहाँ कहाँ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपका ऑफ कोर्स ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा और कैश एंड बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। पहली एडजस्टमेंट आपकी इन्वेंट्री दे रखी है रॉ मटेरियल की आपकी क्लोजिंग और फिनिश गुड्स की, और जो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट हो जाएगी और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जब आप चेंज इन स्टॉक दिखाओगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में वहां दिखा दोगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक तो एक्सपेंसेस में ऐड होगा, दूसरी आपकी अदर करंट लायबिलिटीज है ये भी, और सैलरी एंड वेजेस का आउटस्टैंडिंग में एक सैलरी एंड वेजेस में ऐड हो जाएगा और साथ में आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इनकम में ऐड होगा और साथ में आपका अदर करंट एसेट में आ जाएगा। जनरल चार्जेस प्रीपेड है तो आपके जनरल चार्जेस में से भी 2490 को माइनस कर देंगे पीएनएल बनाते समय, और ये जो आपके प्रीपेड खर्चे होते हैं आपने पेमेंट एडवांस में की है तो ये शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस में आएगा। याद रखना ये आपका शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस है, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है और बिल्डिंग के ऊपर 2% है, मशीनरी के ऊपर 10% है, फर्नीचर के ऊपर 10% है, ये आप प्रोवाइड कर लोगे। आपको मालूम है डेप्रिसिएशन पीएल में भी जाता है और फिर जब आप पीपीई का नोट बनाओगे वहां पे भी आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 1000 है, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आएंगी, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था पहले भी जब हम मेन क्लास में क्लास लगा रहे थे, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है, इसे लॉन्ग टर्म बोरिंग में से माइनस कर देंगे और 1000 आपका शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप दिखाओगे और आपको ये प्रोविजन क्रिएट करनी है। इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मैनेजरियल रेम्युनरेशन का क्वेश्चन है। मैनेजरियल रेम्युनरेशन में क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है एज ऑन 31 मार्च 2022। आपको रिक्वायर क्या है, देखिए
यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इफेक्टिव कैपिटल आपको बनाना है, और एज पर द शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन आपको याद होगा दो तरीके से निकलती है। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है मैक्सिमम 11% प्रॉफिट मैनेजरियल रेम्युनरेशन में मिलती है, और अगर आप लॉस मेकिंग हो या आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है, तो उस केस में आपको जो रेम्युनरेशन मिलती है वो इफेक्टिव कैपिटल पर बेस्ड मिलती है, जितना भी आपका इफेक्टिव कैपिटल है उसके हिसाब से मिलती है। तो यहाँ पर आपको रेम्युनरेशन नहीं निकालना, सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। आइए, इफेक्टिव कैपिटल बेसिकली आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस यूज फॉर द बिजनेस, तो वही लेंगे आप। ये लोगे प्रेफरेंस शेयर्स लोगे, आप इक्विटी शेयर्स लोगे, सॉरी अथराइज नहीं लेना, आपको इशू लेना है, आप ये वाला लोगे और आप ये भी लोगे। और कैपिटल रिजर्व में आपको 1,75,000 नहीं लेना, क्योंकि ये कैश में रिलाइज नहीं होता, रिजर्व आपको वही लेने होते हैं जो कैश में रिलाइज होते हैं। तो 2 लाख में से 1,75,000 माइनस करोगे, 25,000 आपको कंसीडर करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको लेना है, डिबेंचर्स आपको लेना है, ये टोटल आपके पास बिजनेस में पैसा आ जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे ये पैसा इन्वेस्टमेंट। नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी आप देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है कि ये इनका मकसद इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं तो आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रहा, इसलिए इसके ऊपर रेम्युनरेशन नहीं मिलेगी, तो इसको माइनस कर दिया जाएगा, और ये आपका लॉस है, ऑफ कोर्स ये भी आपके कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस होगा। तो इस तरीके से आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। ठीक है जी, चले आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कैश फ्लो का क्वेश्चन है। कैश फ्लो का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कैश फ्लो किया हुआ है इनडायरेक्ट मेथड से, आपको मालूम होगा कैश फ्लो में हमें एक कैश स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसमें हमें कैश फ्लो ऑपरेटिंग का अलग, इन्वेस्टिंग का अलग और फाइनेंसिंग का अलग अलग बनाना पड़ता है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाई जाती है। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो और आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए तो आपको डायरेक्ट ही मेथड फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने आपको याद है बताया था कि आप डायरेक्ट मेथड तभी फॉलो कर सकते हो जब आपके पास P&L का बैलेंसेस हो और बैलेंस शीट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट हो। तो यहाँ आप ऑपरेटिंग का डायरेक्ट मेथड फॉलो नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक भी आता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। आप यहां से स्टार्ट करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन है, तो आपको इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी मालूम है 8,000, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप ऐड करोगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम डेबिटेड टू P&L, वो आप ऐड बैक कर दोगे, और माइनस कर दोगे नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्रेडिट टू P&L, वो हटा दीजिए। फिर उसके बाद आप वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट कर दोगे, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाएगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए आपको डायरेक्ट मेथड फॉलो करना पड़ता है, वो आप आई होप आपको आता है, तो आप कर लोगे इस चीज को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको जो आपका प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने कमाई की होती है, उसको आप 2 पीरियड्स में, प्री पीरियड का प्रॉफिट, इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट और इनकॉर्पोरेशन के बाद का प्रॉफिट को अलग अलग करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो P&L अकाउंट बनाते हैं उसमें हर रेवेन्यू आइटम प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिवाइड किया जाता है, और हर एक्सपेंसेस आइटम भी आपका प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने का बेसिस जनरली एक तो सेल रेशियोज होती हैं, एक टाइम रेशियोज होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सेल रेशियो क्या है। अब देखिए, आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से, और आपकी इनकॉर्पोरेशन हो रही है 1 अगस्त 2021, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने प्री में चले गए। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च, तो इसका मतलब 8 महीने पोस्ट में चले गए। तो आपकी टाइम रेशियो जो है वो बन गई 1:2, ये आपकी टाइम रेशियो बन गई। ठीक है, तो मेजॉरिटी एक्सपेंसेस जो सेल से जुड़े नहीं होते वो टाइम रेशियो में बांटे जाते हैं। और सेल की बात करते हैं, सेल रेशियो आपको इन क्वेश्चन में टाइम रेशियो और सेल रेशियो निकालनी पड़ती है। The annual accounts were made up to 31st March 2022, which reveal that sale for the whole year total 24 lakh, or out of which sale till 31st July 6 lakh,
और बात की होगी 18 लाख, यानी कि 1:3 आपकी सेल रेशियो होगी। तो कुछ खर्चे आप इसमें बांटोगे। तो आप देखते हैं कौन कौन से खर्चे आपको बांटने होते हैं, और नीचे एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट बेसिकली कोई नहीं है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड आपको निकालना है। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से खर्चे कौन कौन से रेशियो में बांटे जाएंगे। सबसे पहले आती सैलरी, जो कि टाइम रेशियो में बांटी जाएगी। रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस भी टाइम रेशियो में, और आपके सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस भी टाइम रेशियो में। ट्रैवलर्स कमीशन आप सेल रेशियो में बांट सकते हो। कई बार इसको टाइम रेशियो में बांट दिया जाता है, बट मान के चल रहा हूँ ये ट्रैवलर्स कमीशन जो बेसिकली है वो रिलेटिंग टू सेल है। तो डिस्काउंट अलाउड सेल रेशियो में बांटा जाएगा। बैड डेट्स, वैसे तो बैड डेट सेल रेशियो में होता है, बट कई बार स्पेसिफिक पीरियड दिया होता है कि इस पीरियड को बैड डेट बिलोंग करता है, तो वहां डाल देंगे। यहाँ पर बैड डेट आप सेल रेशियो में बांटोगे। डायरेक्टर फीस कंपनी से रिलेटेड है तो हमेशा पोस्ट में जाएगी, ठीक है। और टैक्स ऑडिट फीस, टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट का मतलब रेवेन्यू पर बेस्ड है ऑडिट, तो आपको सेल रेशियो में बांटना है। और डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो से हिसाब से होगा। और डिबेंचर इंटरेस्ट हमेशा पोस्ट पीरियड में होगा। पोस्ट पीरियड में होने का मतलब है कि डिबेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके बाद का ही होगा, और इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब देख लीजिए, अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है तो आपके ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू, बोनस इशू के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा बोनस इशू में दो कंसेप्ट होते हैं। एक आपको बोनस कॉल देके शेयर को फुली पेड अप करना होता है, और दूसरा आपको बोनस शेयर देने होते हैं, ठीक है जी। एक आप बोनस कॉल देके शेयर को फुली पेड अप कर सकते हो, और दूसरा बोनस शेयर दे सकते हो। तो ये क्वेश्चन में दोनों पॉइंट कवर है आपके। राइज लिमिटेड विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 7,50,000 कंसिस्टिंग ऑफ 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच called up as 7.5 per share, a bonus of 1,87,500 declared out of general reserve to be applied in making the existing share fully paid up। तो आप ये बोनस कॉल की एंट्री ड्यू करो, और सबसे पहले तो जनरल रिजर्व टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट हो जाएगा, और फिर हम लोग फाइनल कॉल ड्यू कर देंगे, और फिर ड्यू करने के लिए आपका हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर वो फाइनल कॉल हम बोनस में से एडजस्ट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इस तरीके से आपके शेयर फुली पेड अप हो जाएंगे। आपको याद होगा कि अगर शेयर फुली पेड अप है तो उस केस में आप सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है तो हम सीआरआर और बोनस कॉल के लिए सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है जी। सेकंड जो क्वेश्चन है वो बोनस शेयर फुली पेड अप बोनस शेयर के लिए है। ये लिमिटेड कंपनी है, उसके बाद शेयर कैपिटल 75 लाख रुपीस का है, कंसिस्टिंग ऑफ शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि 7.5 लाख शेयर्स है, और एक शेयर की वैल्यू आपकी 10 रुपये है। जनरल रिजर्व आपका 13,50,000 है। इट वाज रिजॉल्व्ड टू कैपिटलाइज 7,50,000 आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 75,000 फुली पेड बोनस शेयर्स ऑफ 10 ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 शेयर हेल्ड बाय हिम इन द कंपनी। तो ठीक है, आपको क्लियर पता है कि आपको कितने बोनस शेयर देने हैं। आपको 75,000 बोनस शेयर देने हैं, और ये पैसा आपको जनरल रिजर्व में से यूज करना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप फुली पेड अप शेयर इशू करना चाहते हो तो उसमें आप सीआरआर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और साथ में आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो गिवन नहीं है, तो हम जनरल रिजर्व में से वो बोनस शेयर देंगे। आपकी एंट्री हो जाएगी, आप डेबिट करोगे पहले जनरल रिजर्व को टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इट्स 7,50,000, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आपके 7.5 लाख का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राइट शेयर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। वैल्यू ऑफ राइट होता है ये होता है एक्स राइट प्राइस, राइट प्राइस और कम राइट प्राइस का डिफरेंस। एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं। कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, ठीक है जी। इसका डिफरेंस होता है
वैल्यू ऑफ राइट। तो सबसे पहले हमें कम राइट प्राइस तो मालूम है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। एक्स राइट प्राइस निकालना पड़ेगा। मीटा लिमिटेड हैड डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इशू टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। राइट इशू का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर ऑफर करती है फॉर कैश, उनको राइट शेयर बोलते हैं। ये शेयर जनरली मार्केट से थोड़ा सा लोअर प्राइस पर इशू किए जाते हैं। कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, ठीक है, 2 के बदले में 1 शेयर दिया जा रहा है बाय द शेयर होल्डर्स। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 360, ठीक है, ये आपका कम राइट प्राइस है, यानी कि राइट शेयर इशू करने से पहले जो शेयर का प्राइस मार्केट में होता है उसे कम राइट प्राइस बोलते हैं। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ 180 ईच। अब आप जो नया शेयर दे रहे हो, राइट प्राइस है वो आपका 180 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। तो पहले हमें कम राइट प्राइस तो पता है, कम राइट प्राइस जो है वो आपका है इट्स 360, ठीक है जी। एक्स राइट प्राइस निकालेंगे, अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हो। 360, आपके पास 2 शेयर पहले थे, 1 शेयर आप इशू कर रहे हो, इतने की नेटवर्थ आपकी पहले थी राइट शेयर से पहले, ठीक है, और राइट शेयर के बाद आपको 1 शेयर इशू हो रहा है 180, इतना आपका नेटवर्थ और बढ़ जाएगा राइट शेयर करने के बाद। टोटल शेयर आपके पास 3 हो जाएंगे। इसका जो भी सॉल्व करके आएगा, ठीक है, वो आपका एक्स राइट प्राइस होगा, और फिर कम राइट और एक्स राइट प्राइस का जब आप डिफरेंस लोगे तो वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा, ठीक है जी। ओके सर, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो आपके ये क्वेश्चंस बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर ना जो राइट शेयर में कई बार बच्चे देखते हैं कि सर शेयर्स तो गिवन नहीं है, तो अगर शेयर्स एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर नहीं गिवन है तब भी आपके पास फ्रैक्शन तो पता ही है ना कि किस फ्रैक्शन में शेयर इश्यू हो रहे हैं। जिस फ्रैक्शन में शेयर इश्यू हो रहे हैं वो आपको मालूम है, तो उससे आपका कम राइट प्राइस सॉरी एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के बारे में आपको याद है सेक्शन 55 डील करता है, जो बोलता है कि शेयर फुली पेड अप होने चाहिए, और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए या तो जितने के फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहे हैं उतनी फेस वैल्यू के नए शेयर इशू कर दीजिए, या आप एक रिजर्व बना लीजिए जिसको CRR बोलते हैं, उसी के बाद ही प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या है, क्या गिवन है क्वेश्चन में। और यहाँ पर अगर आप प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो तो प्रीमियम भी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं करना होता। आपके क्वेश्चंस में, आपकी बुक में ये अजम्पशन है कि नहीं राइट ऑफ करेंगे, इसके लिए हमें फ्री रिजर्व का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। 5000 आपके शेयर्स हैं, रिडीमेबल है, फुली पेड अप है, प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, ठीक है। और इट वाज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग 40,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, यानी कि आप देखो 5000 शेयर रिडीम करने हैं, 5 लाख की फेस वैल्यू कम हुई और प्रीमियम 50,000 का पे करना है, तो प्रीमियम को तो आप राइट ऑफ कर दोगे जनरल रिजर्व वगैरह से, ठीक है, फ्री रिजर्व से राइट ऑफ कर दोगे। अब आपका बच गया 5 लाख, जो 5 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस होगा ना, तो 5 लाख का ही आपको या तो CRR बनाना पड़ेगा या इक्विटी शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो इक्विटी शेयर आपके 4 लाख के इशू हो रहे हैं, इसका मतलब आपको 1 लाख का CRR बनाना पड़ेगा, और CRR बनता है फ्री रिजर्व में से, ठीक है, ओके। और 2012% डिवेंचर इशू किए, ये डिवेंचर्स रेलेवेंट नहीं है, जस्ट ये कैश अरेंज करने के लिए डिवेंचर इशू किए गए हैं, तो हम इशू कर देंगे। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल अकाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट, शो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखो एंट्रीज क्या करोगे, पहले ड्यू करोगे, आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे, ठीक है, 5 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, 5,50,000। सेकंड एंट्री करोगे प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, या जनरल रिजर्व को डेबिट कर लीजिए, P&L को डेबिट कर लीजिए, या आप सीधा फ्री रिजर्व भी लिख सकते हो, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, सेकंड एंट्री होगी। तीसरी एंट्री आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख वो हो जाएगा। फिर आप डिवेंचर भी इशू कर रहे हो, चौथी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर, 2 लाख के डिवेंचर वो हो गए हैं। उसके बाद आपको 1 लाख का CRR फिर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की जो रिडम्पशन हो रही है ना, वो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है। आप उसके बदले में जो शेयर इशू कर रहे हो वो सिर्फ 4 लाख इशू कर रहे हो,
तो 1 लाख का आपको और CRR क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप एंट्री करोगे फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 1 लाख। उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्रीज होंगी, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बताइए क्या कहता है। XYZ Limited has issued 1012% convertible debentures of ₹100 each, redeemable after a period of 5 years। 5 साल बाद उनको रिडीम करना है, ठीक है। According to the terms and condition of the issue, these debentures were redeemable at a premium of 5%। ठीक है, कहते हैं कि उनको जब भी रिडीम करेंगे, ऑफ कोर्स 5 साल बाद रिडीम करना है, तो 5 साल बाद जब भी उनको रिडीम किया जाएगा, According to the term and condition of the issue, these debenture were redeemable at 5% premium। उनको 5% प्रीमियम पे of course redeem करना होगा। The debenture holder also had the option at the time of redemption to convert 20% of their holding into equity share। कन्वर्जन की ऑप्शन भी है, क्योंकि डिबेंचर जो है वो कन्वर्टिबल डिबेंचर थे, ठीक है। ओके, हाँ, तो डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 20,000 ऑप्टेड टू गेट their debenture converted into equity shares। okay, debenture holders amounting to 20,000 rupees, 20,000 उनके पास डिबेंचर थे। ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनके पास 20,000 रुपीस के डिबेंचर्स हैं, opted to get their debenture converted into equity shares as per the terms of the issue। you are required to calculate the number of share issued and cash paid for redemption of 20,000 डिबेंचर होल्डर। अच्छा, कहते हैं कि कितने आपको नए शेयर इशू करने हैं, और 20,000 जो डिबेंचर होल्डर है जिनके पास 20,000 शेयर है, उनको आपने कैश कितना पे किया एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। देखिए 20,000 को अगर आप डिवाइड करते हो 100 से, 100 का शेयर है, तो इसका मतलब उन भाई साहब के पास, उन डिबेंचर होल्डर के पास 200 शेयर हैं, 200 डिबेंचर हैं। 200 का 20% देख लो, यानी कि इतने शेयर्स, 200 का 20% 40 डिबेंचर वो कन्वर्ट कर सकते हैं। 40 डिबेंचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सिर्फ 40 डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे। कैसे? ऐसे डिबेंचर होल्डर्स जिनके पास 20,000 रुपीस के डिबेंचर हैं, वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करने के लिए तैयार है और बाकी के लिए कैश ले लेंगे। फुली कन्वर्जन तो है नहीं है, तो भाई 20,000 रुपीस के अगर डिबेंचर्स हैं, तो इसका मतलब उनके पास 200 डिबेंचर्स हैं, और सिर्फ 20% वाला पार्ट ही कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो 200 का 20% निकालोगे तो 40 डिबेंचर हो जाएंगे, तो 40 डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं शेयर कितने इशू होंगे। एक डिबेंचर को आप 105 रुपए, कितने का प्रीमियम? 105। ठीक है, तो जितना भी आया उसको आप डिवाइड कर लीजिए। किससे डिवाइड करोगे? उसको आप शेयर इशू करोगे 20 के हिसाब से, जो भी अमाउंट आएगी। ये देखो, द डिबेंचर होल्डर आल्सो हैड द ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए पीरियड प्राइस ऑफ 20 पर शेयर एंड बैलेंस इन कैश। तो इसका मतलब 40 डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, अमाउंट ड्यू आ जाएगी 40 इंटू 105, टोटल अमाउंट ड्यू हो जाएगी, और जब आप टोटल अमाउंट को 20 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये तो आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। अब कैश कितना दोगे? कैश की बात है, देखो 200 डिबेंचर में से 40 तो कन्वर्ट हो गए, 200 डिबेंचर में से 40 डिबेंचर तो कन्वर्ट हो गए, बाकी जो बचे उनको आप कैश दे दोगे। लो जी, इतना कैश पे करोगे आप 105 के हिसाब से। दिस इज द आंसर, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। ठीक है, ओके सर, इजी था। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अल्फा लिमिटेड, एक मिनट जी, हाँ, अल्फा लिमिटेड परचेज 5,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं। AS 13 एप्लीकेबल होता है, आपको मालूम है। अल्फा लिमिटेड परचेज 5,000 13.5% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच ऑफ पैरागॉट लिमिटेड ऑन 1 मई 2021 कम इंटरेस्ट बेसिस। ओके, इंटरेस्ट भी आपने पे किया है। द इंटरेस्ट ऑन दिस डिबेंचर
पेबल ऑन 31st मार्च एंड 30th सितंबर रिस्पेक्टिवली। ओके, इंटरेस्ट की डेट आपकी 31st मार्च है और 30 सितंबर है, तो आपने 1 मई को पेमेंट की है, डिबेंचर खरीदे हैं, तो आपके लिए एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन 13.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर डेबिट टू बैंक। ठीक है, बैंक में तो आपको 5000 इंटू 105 पे करना है, और तो कोई है नहीं यहाँ पर, मतलब ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं है, तो पेमेंट आपकी होगी 5000 इंटू 105। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने डिबेंचर इन्वेस्टमेंट डेबिट करनी है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जब भी आप फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज खरीदते हो और मार्केट से खरीदते हो, और अदर देन ड्यू इंटरेस्ट ऑफ डेट ऑफ इंटरेस्ट के खरीदते हो, तो आपको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट खरीदते हो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट है, तो जब भी आप उसे खरीदते हो तो आपको डिबेंचर के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की भी, इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ती है। इंटरेस्ट की जो पेमेंट होगी वो पिछली ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट ऑफ परचेज के बीच का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, तभी आप खरीद पाओगे। अब जो मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट का प्राइस होता है वो कम इंटरेस्ट प्राइस भी होता है और एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी होता है। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस है उसमें आप डिबेंचर के लिए पेमेंट अलग करोगे और इंटरेस्ट के लिए पेमेंट अलग करोगे। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो आपने पेमेंट कर दी लमसम, उसमें ही आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी पेमेंट होगी, उसमें ही आपकी इंटरेस्ट के लिए भी पेमेंट होगी, दोनों आपको साइमल्टेनियसली आपने पे किए हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सेम है, आपने कम इंटरेस्ट पे किया तो इसका मतलब आपने जो पेमेंट की है 105 के हिसाब से उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है और आपने जो इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट किया वो भी शामिल है। तो एंट्री देखिए क्या हो जाएगी, पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक होगा। इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट आएगा लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेके डेट ऑफ परचेज के बीच में, यानी कि अप्रैल और मई, सॉरी एक ही महीना है, 31 मार्च का इंटरेस्ट मिला होगा जिस पार्टी ने आपको बेचा है, और सिर्फ मई का इंटरेस्ट उससे नहीं मिला तो आपको मई का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सॉरी अप्रैल का इंटरेस्ट नहीं मिला होगा तो आपको अप्रैल का इंटरेस्ट, एक महीने का इंटरेस्ट दे के ही उसे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एंट्री कर दोगे, टोटल पेमेंट 105 है, 105 इंटू 5000 टोटल पेमेंट है, और इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट की कीमत पता चल जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट डेट आपकी आएगी 1 अगस्त को, आपने अगेन परचेज किए हैं सेम 102.5 के हिसाब से कम इंटरेस्ट के ऊपर, सेम है, यहाँ पर इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आई थिंक 4 महीनों का मिलेगा, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीनों का इंटरेस्ट आप पे करोगे, उसके बाद आप खरीदोगे। तो यहाँ पर भी एंट्री तो सेम होगी, एंट्री तो वही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, लेकिन जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा ना 2500 डिबेंचर्स के ऊपर, वो 4 महीनों का आएगा। ठीक है, उसको 4 महीने का इंटरेस्ट पे करने के बाद फिर आप खरीदोगे। ओके, ये भी हो जाएगा। ऑन 1 अक्टूबर, इससे पहले आपको डेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, याद रखना होता है डेट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार हम भूल जाते हैं। ऑन 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर को आपकी डेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी और आपको इंटरेस्ट मिलेगा 7500 डिबेंचर्स के ऊपर। 30 सितंबर को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 7500 के ऊपर 13.5% का रेट है, आधे साल का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 अगले ही दिन कंपनी ने वो डिबेंचर 2000 डिबेंचर बेच दिए ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस। एक्स इंटरेस्ट बेसिस ही पे करना था क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल चुका है, और बेचा है तो सिर्फ यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो, अगले दिन ही आप बेच रहे हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की सेल कर दोगे। इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस आपको मालूम है 103 के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आप इन्वेस्टमेंट सेल करोगे। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर को ही अगले ही दिन आप बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट आपने उसको बेच देना है। ओके, उसके बाद आप इस पर प्रॉफिट लॉस निकालोगे, तो आप देखोगे नीचे जाके एवरेज कॉस्ट बेसिस बोला गया है, तो आप एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, पहले वाले डिबेंचर कितने के थे, बाद वाले डिबेंचर कितने के थे, डिवाइड कर लीजिए 7500 से, उससे आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और एक डिबेंचर की एवरेज कॉस्ट आ गई, आपने बेचा कितना है 2000 को, तो 2000 डिबेंचर को उस एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 2000 डिबेंचर की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो फिर कंपेयर कर लीजिए सेलिंग प्राइस के साथ, प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर लेना। ओके,
उसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर एज ऑन क्लोज ऑफ द ईयर वाज 105। ओके, ये मार्केट वैल्यू है, ईयर एंड हो जाएगा। आपको मालूम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम अज्यूम करते हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो डिबेंचर और शेयर के केस में। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पे वैल्यू करने का तरीका होता है कॉस्ट और फिर वैल्यू विच एवरेज लोअर। तो कॉस्ट आपको मालूम है, एवरेज कॉस्ट से हमने एक डिबेंचर की कॉस्ट निकाल रखी है, जितने डिबेंचर बचे हैं 5500 डिबेंचर बचे हुए हैं, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लीजिए और फिर वैल्यू उन्होंने बताई दिया 106 के हिसाब से है, तो विच एवरेज लोअर पे आप उसको वैल्यू कर दीजिए और फिर क्लोज कर दीजिए। और हाँ, इसमें अक्रूवल इंटरेस्ट की एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। नहीं, ईयर एंड कब हो रहा है आपका? ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 3 महीनों की अक्रूवल इंटरेस्ट 5500 डिबेंचर हमारे पास बचे हुए हैं, तो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है लेकिन ड्यू नहीं हुआ क्योंकि ईयर एंड हुआ नहीं है। तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की इंटरेस्ट की एंट्री भी डालोगे, इंटरेस्ट अक्रूड बाय बैलेंस कैरिड ऑन में 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और बस फिर क्या करना है, डिफरेंस जो भी आएगा इंटरेस्ट को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी इजी था, अगर आपने बेसिक सी अकाउंटिंग की हुई है इन्वेस्टमेंट्स की तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज का, ठीक है। ओके सर, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। चलिए नेक्स्ट आ गया इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में आपके ना 2 टॉपिक हैं, अगर आपको याद हो। एक टॉपिक तो इंश्योरेंस क्लेम में आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का है, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का है। लॉस ऑफ स्टॉक में हम ये देखते हैं कि हमें स्टॉक का नुकसान कितना हो गया है, उतने का क्लेम ले लेते हैं, एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है यहाँ पर। और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है, तो उसके हिसाब से वहाँ पर भी एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है और हम क्लेम कर लेते हैं। तो क्योंकि ये लॉस ऑफ स्टॉक का है तो आइए देखते हैं। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि आप पता कीजिए कि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है, या एक चीज और पता कीजिए, प्रीवियस ईयर की जीपी रेशियोज पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर की जीपी रेशियो नहीं पता तो आप पहले जीपी रेशियो, एस्टिमेटेड जीपी रेशियो आप कैलकुलेट करते हो। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको पिछले साल की जीपी रेशियो ऑलरेडी मालूम है, तो आपको जीपी रेशियो दोबारा से कंप्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीपी रेशियो क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। तो ये काम तुम्हारा हो गया, पिछले साल का डाटा आपको नहीं चाहिए। अदरवाइज हम क्या करते, पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बना के हम लोग प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उस प्रॉफिट की परसेंटेज को करंट ईयर में लगा सकें। तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रॉफिट की परसेंटेज मालूम है, क्वेश्चन में दी हुई है कि दिस इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पिछले साल की जो हमें करंट ईयर में यूज करनी है। अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना था, ठीक है। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर पता करने के लिए आइए पढ़ते हैं क्या। ऑन 27 जुलाई, यानी कि हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेकर 27 जुलाई तक। याद होगा आपको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें क्या मिलेगा, हमें पता चलेगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितना था, ठीक है। उसके लिए नॉर्मल बनाना होता है, अगर तो सारा नॉर्मल स्टॉक है फिर तो सिंगल कॉलम बन जाता है, और अगर आपके पास कोई एबनॉर्मल स्टॉक है तो डबल कॉलम बनता है, जिससे हम लोग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर नॉर्मल का और एबनॉर्मल का अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। आइए पढ़ते हैं। ए फायर अकर्ड इन द गोडाउन ऑफ मैसेस विजय एक्सपोर्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, आग लग गई है 27 जुलाई 2022 को, और उसमें से जो सैल्वेज स्टॉक है सिर्फ 5000 का स्टॉक बचा है, बाकी सब जल गया। फ्रॉम द सैल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कहते हैं कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड बचे हुए हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम दिस एंड दिस। तो आपको इसकी मदद से 1/4/22 से लेके 27 जुलाई 2022 तक का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको स्टॉक वगैरह दे रखे हैं। स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट 1/4/22 को 63,000 का है। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीनरी 2,92,000 है। वेजेस इंक्लूडिंग वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 53,000 है। सेल इंक्लूडिंग goods sold on approval basis amounting to 40,000. No approval has been received in respect of 1/4 of the goods sold on approval, ठीक है, ये हो गया। और cost of goods distributed as free sample 2,000 है। अदर इंफॉर्मेशन में while valuing the stock on 31/3/22 यानी कि ओपनिंग स्टॉक 1,000 had been written off in respect of certain slow moving item costing 4,000. Okay. A portion of these goods were sold in June 2022
at a loss of 700 on original cost of 3000. The remainder of this stock is now estimated to be worth its original cost. ठीक है, ओके, ये पॉइंट भी हो गया। और जीपी रेशियो तो मैंने आपको बोला, आपको पता ही है। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कंपनी हैड टेकन ए फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, 55,000 की आपकी पॉलिसी है, और सैलरी वैल्यू आप सॉरी एवरेज क्लॉस अप्लाई करना है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। आल्सो प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1/4/22 टू 27/22 फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम। आप देखिए, ये क्वेश्चन खास तरीके का क्वेश्चन है। आपको याद होगा, मैंने जब आपको इसकी अकाउंटिंग सिखाई थी तो मैंने बोला था अगर आपके पास एबनॉर्मल स्टॉक है तो आपको उसका कॉलम अलग बनाना है, और अगर आपके पास नॉर्मल स्टॉक है तो आपको उसका कॉलम अलग बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे। 63,000 का ओपनिंग स्टॉक है, इसमें एक 1,000 राइट ऑफ हो चुका है, तो पहले तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है, हमने अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो मर्जी किया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि फिजिकल स्टॉक की कॉस्ट क्या है। तो इसलिए जो राइट ऑफ हो रखा था उसको ऐड कर लेते हैं एक बार। बन गया 64,000 का, है ना। ओपनिंग स्टॉक आपका 64,000 का था। पिछले साल जब आपने स्टॉक की वैल्यूएशन की थी तो 1,000 आपने राइट ऑफ कर दिया था एक स्टॉक में से, जिसकी कीमत 4,000 थी, और उसमें से आपको लगेगा कि ये बिकेगा नहीं, तो आपने उसको राइट ऑफ करके 3,000 का दिखाया। तो हम दोबारा से इसको ऐड कर लेते हैं ताकि हमें फिजिकल स्टॉक पता चले कितना नॉर्मल बचा और कितना एबनॉर्मल बचा ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है, तो 64 हो गया। 64 में से 4,000 आपका एबनॉर्मल स्टॉक हो गया और आपका 60,000 का नॉर्मल स्टॉक होगा। ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, परचेज आपने नॉर्मल स्टॉक की करनी होती है। 2,92,000 की आपकी परचेज है, जिसमें से 10,000 तो आपने मशीनरी की परचेज डाल रखी है, तो हटा दीजिए 10,000 उसमें से। उसके बाद एक ये भी आप हटाओगे 2,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये भी आप हटा दोगे, तो माइनस करके जो भी आएगा वो आपकी परचेज आएगी, वो नॉर्मल स्टॉक के कॉलम में दिखाओगे। उसके बाद वेजेस आपने पे किया 53,000 की, और वेजेस में से 3,000 माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो तो मशीनरी की इंस्टॉलेशन पे आपने पे किया, तो वो आप माइनस कर दीजिए, 50,000 आ जाएगा, ये भी नॉर्मल के अंदर ही आएगा। सेल आपने किया 4,12,300। इस 4,12,300 में से पहली बात तो ये बताइए, ये देखिए कहते हैं कि ये पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, ये वाली बात पढ़ रहा हूं, वर सोल्ड इन जून। अब नॉर्मल सेल भी है इसमें 700 का, तो 700 कहते हैं पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन जून 2022 एट ए लॉस ऑफ 700 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3,000। उनकी जिनको बेचा है ना एबनॉर्मल स्टॉक, तो नॉर्मल की सेल हुई होगी, एक एबनॉर्मल की सेल हुई, और जो एबनॉर्मल की सेल हुई है ना वो 3,700 के लॉस पर हुई है, और उनकी कीमत 3,000 थी, यानी कि 2,300 की सेल हुई है। तो जो 4,12,300 है ना, उसमें से 2,300 की सेल तो एबनॉर्मल क्वांटिटी की सेल है, तो वो 2,300 की सेल आपकी एबनॉर्मल में जाएगी। तो 4,10,000 की जो सेल है वो आपकी नॉर्मल की सेल है। उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि इस 4,10,000 में से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो हमने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर दिए हैं, जिनके लिए 1/4 की अप्रूवल अभी तक नहीं आई है, तो उसको अप्रूवल नहीं माना जा सकता। तो इसका मतलब 40,000 में से 3/4 की तो अप्रूवल आ चुकी है, उसको तो सेल में रखो, लेकिन जो 1/4 यानी कि 10,000 की अप्रूवल नहीं आई है उसको वहां से हटा लीजिए। ठीक है, तो आपकी सेल रहेगी 4 लाख की। 4 लाख की नॉर्मल की सेल होगी है, और 2,300 की आपकी अब नॉर्मल की सेल होगी। ओके, ठीक है, और लॉस बुक कर दिया आपने अब नॉर्मल का। ओके, उसके बाद जो गुड्स आपके पास ऐसे हैं जो आपने दिए हुए हैं लेकिन उनकी अप्रूवल नहीं आई है, वो आपके पास है तो है नहीं, वो तो आग में जले ही नहीं होंगे, फिजिकली तो वो गुड्स कस्टमर के पास है, लेकिन उसको हम सेल में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसे बाय वाली साइड में दिखाना पड़ेगा, बाय गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। 10,000 की सेल वैल्यू है, हमें वो कॉस्ट पर दिखाने होंगे। तो 25,000 20% का प्रॉफिट है, तो 10,000 में से 20% माइनस करोगे तो 8,000 के ऊपर आप उसको दिखाओगे। ठीक है, और बैलेंस कर दीजिए, आपके पास स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा, नॉर्मल का अलग आ जाएगा, अब नॉर्मल का अलग आ जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, मैं दिखा देता हूं आपको सोल्यूशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लासेस में ऑलरेडी कर रखे हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ये देखिए, ये देखिए 60,000 नॉर्मल हो गया, 4,000 का अब नॉर्मल हो गया, टोटल हो गया। ये परचेजेस मैंने आपको बताई दी थी, वेजेस मैंने आपको बता दी थी। ये देखिए सेल 4 लाख की, 2300 की आपकी अब नॉर्मल है और ये टोटल हो गया। ये आपका लॉस बुक कर दिया और ये आपका जो नॉर्मल सेल है उस पर प्रॉफिट आ गया और ये गुड्स एंड ऑन अप्रूवल और ये स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ गया। ठीक है, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका आ गया 63,000, सैलरी स्टॉक 5,000 का आ गया और आपका लॉस आया 58,000 का। नाउ अब आप देखिए आपकी इंश्योरेबल वैल्यू 63,000 है ना, 63,000 आपकी इंश्योरेबल वैल्यू है, तो आपने एवरेज क्रॉस लगा दिया और आपकी जो क्लेम की अमाउंट आ गई 50,635 है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, तो हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस नॉर्मल जैसे हमने क्लासेस में किए होते हैं वैसे ही आरटीपी में आए हैं, कुछ नई चीज ऐड नहीं हुई है। ओके, क्वेश्चन आपका है 11th पर आइए, हायर परचेज ट्रांजैक्शन। हायर परचेज में मैं आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, एक तो नॉर्मल हायर परचेज की ट्रांजैक्शन होती है, आपको कैश प्राइस निकालना होता है, आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, आपको हायर परचेज प्राइस निकालना होता है, एक तो वो होता है। दूसरा, यहाँ आपको हायर परचेजर की बुक्स बनानी होती है, हायर वेंडर की बुक्स बनानी होती है नॉर्मल। तीसरा आपका रीपोजेशन का टॉपिक था कि अगर हायर परचेजर डिफॉल्ट करता है तो रीपोजेशन हायर वेंडर कर लेता है। रीपोजेशन के अंदर फर्दर 2 टॉपिक है, एक कंप्लीट रीपोजेशन, एक पार्शियल रीपोजेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये पार्शियल रीपोजेशन का क्वेश्चन है, जो कि पेपर में अक्सर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अक्सर पार्शियल रीपोजेशन का ही क्वेश्चन आता है, तो ये भी क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं पार्शियल रीपोजेशन का क्वेश्चन। तो लीना ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम एथनिक मोटर्स। देखिए ये आरटीपी उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं। इस आरटीपी से आप तैयारी नहीं कर सकते, जस्ट ये इंश्योर करने के लिए कि जो आप ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हो और जो आरटीपी इशू हुआ है, आईसीएन इशू किया, वो सिमिलर है, कुछ भी नई चीज नहीं हुई है, जस्ट टू गिव यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किए हैं क्लासेस में वही आरटीपी में, उसी तरीके के क्वेश्चन आरटीपी में ऐड हुए हैं, कुछ भी नया पॉइंट नहीं ऐड हुआ है। ठीक है, जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है तो उनको पहले तैयारी करनी चाहिए, गो थ्रू होना चाहिए सिलेबस से, उसके बाद ही आपको आरटीपी की क्लास लगाने का फायदा होता है। जस्ट आपको ये इंश्योर करने के लिए कि आपकी तैयारी सफिशिएंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं। ठीक है, लीना ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम एथनिक मोटर्स, 4 टेम्पो खरीदे हैं 2,75,000 ईच के ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2020। ठीक है, पेमेंट वाज टू बी मेड 2 लाख डाउन एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेबल ऑन 31/3/2020, 31/12/2020, 31/12/2021 एंड 31/12/2022 टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो यहाँ पर पहली बात देखिए, आपको इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा और साथ में आपको इंस्टॉलमेंट भी निकालनी पड़ेगी। 2 लाख तो डाउन पेमेंट होगी आपकी और बैलेंस आपको 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पे करनी है टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि टोटल अमाउंट 2,75,000 है, इंटू 4 कर दीजिए तो आई थिंक 11 लाख बन जाएगा ये। हाँ 11 लाख बन जाएगा। 11 लाख में से 2 लाख की डाउन पेमेंट आ गई तो 9 लाख हो गया। 9 लाख की 3 किस्तें बनेगी, 3-3 लाख प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहली किस्त आई थिंक बन जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो 9 लाख के ऊपर 12% लगा लीजिए। पहली किस्त 4,08,000 की बनेगी और सिमिलरली अगली किस्तें ऑटोमेटिकली कम होती जाएंगी। तो आपको इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेना है, वो आप कर लोगे। Lina Transport Limited charged depreciation at the rate of 10% per annum on the diminishing balance. It paid the installment due at the end of the first year. ठीक है, पहली साल की इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी 31/12/20 की, बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट ऑन 31/12/21। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर पाए जो ड्यू हुई थी 31/12/21 को। एथनिक मोटर डिसाइडेड टू टेक ओवर 2 टेम्पोस, 4 खरीदे थे, 2 की रिपोजेशन होगी कब, एंड टू लीव द अदर 2 टेम्पो विद परचेजर ऑन 1/1/2022। ठीक है, अगले दिन। ओके, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ 2 टेम्पोस अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31/12/2021। ओके, कहते हैं कि जितने हम 2 टेम्पो लेके जाएंगे, आपने पेमेंट नहीं की तो हम आपके 2 टेम्पो वेंडर जो है वो रिपोजेस कर लेगा।
उसके बदले में वो उसको क्रेडिट देके जाएगा। कितना क्रेडिट देके जाएगा? कहता है कि टेम्पू टेकन ओवर वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 15% डेप्रिसिएशन ऑन WDV मेथड। 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करके वैल्यू निकाल लीजिए WDV से, जो वैल्यू आएगी वेंडर उसका क्रेडिट दे जाएगा परचेजर को। शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लीना ट्रांसपोर्ट लिमिटेड फॉर द ईयर 2020, 2021, 2022 assuming the balance was paid to Ethnic Motors Limited on 31/12/2022। तो आप देखिए हमने बनाना है लीला ट्रांसपोर्ट का। लीला ट्रांसपोर्ट बेसिकली हायर परचेजर है, उसकी बुक्स में दो अकाउंट बनेंगे, एक तो एसेट का अकाउंट बनेगा, एक वेंडर का अकाउंट बनेगा। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी इंस्टॉलमेंट बनती है, उसमें इंटरेस्ट कितना है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो जाएगा, ये रहा। ठीक है जी, ये रहा। आइए पहले तो नॉर्मल है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। ये देखिए एसेट का अकाउंट और वेंडर का अकाउंट 11 लाख का हो गया, ये इंटरेस्ट चार्ज हो गया, ये डाउन पेमेंट होगी और ये 4,08,000 की पहली इंस्टॉलमेंट होगी और ईयर एंड पे बैलेंस कैरी डाउन हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ, ईयर एंड पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया, यहाँ पर ना ये गलत कर रखा है इन्होंने, इसको ठीक कर लेना। ये टेम्पू यहाँ नहीं आएगा, या बैलेंस कैरी डाउन में ऐड हो जाएगा, ये 3,97,375 ये बैलेंस कैरी डाउन होगा, क्योंकि रिपोजेशन अगले दिन हुई है। आपको याद होगा, क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिए, 1 जनवरी ये एंट्री 21 है, ये एंट्री यहां आएगी, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन में आप ऐड कर लोगे 3,97,375, ये मिस्टेक है आरटीपी में आपके, ये ऐड हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब यहां पर एंट्री होएगी 1 जनवरी 01, ठीक है, नॉट 01 इज 02, ठीक है। टू टेम्पू कितने की वैल्यू लेके गया? 3,97,375। सर ये वैल्यू निकाली कैसे है? सिंपल है, आप टेम्पू के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए 2 साल की, WDV के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, इतने का क्रेडिट दिया, ठीक है। ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये गलत है, तो इतने का ले गया। बाकी बैलेंस जो बच गया, कहता है कि साल के एंड पर विद इंटरेस्ट देना है, तो बाकी जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, ठीक है, और उसको ईयर एंड पे कर दीजिए, दैट्स इट, क्लियर। और ये देखिए ट्रैक्टर अकाउंट आपने खरीदा, पहला साल डेप्रिसिएशन चार्ज कर गई 10%, ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अगले साल हुआ, अगले साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यहाँ पर भी इन्होंने ये गलत किया हुआ है, यहाँ पर ये जो एंट्रीज है ना, यहाँ पर नहीं आएंगी, ये जनवरी में आएंगी, क्योंकि रिपोजेशन 1 जनवरी को हुआ है, 1 जनवरी 22 को हुआ है रिपोजेशन। यहाँ तो बैलेंस कैरी डाउन आना चाहिए था। ये सारी फिगर्स आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पर तो आप देखिए ये बैलेंस, इसकी जगह 9,90,000 में से 99,000 माइनस करके जो बैलेंस आएगा ना, वो यहाँ पर आना चाहिए था, जो भी आएगा। क्यों? सिंपल है, क्योंकि रिपोजेशन जिस ईयर में हो रहा है उसी ईयर में आप इन प्रॉफिट लॉस की एंट्री करोगे। अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा और फिर आप ये एंट्री रिपोजेशन की करोगे, ठीक है, और प्रॉफिट लॉस बुक करोगे और बैलेंस कैरी डाउन करोगे, ठीक है। ये आपको इसको करेक्ट करना है, इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक क्या है, ठीक है। चलिए ये देखिए रिपोजेशन कैसे हुआ है। ये 2 टेम्पू थी और ये WDV के ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी पहले साल के 15% के हिसाब से। असली में जो परचेजर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, हायर परचेजर, वो तो 10% चार्ज कर रहा है, लेकिन हायर वेंडर जब रिपोजेशन करता है तो अलग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से उसकी वैल्यू कर लेता है। आपको अपने क्वेश्चन किए हुए हैं तो आपको पता होगा। 15% के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, तो पहले साल आ गई 82,500 और दूसरे साल आ गई 70,125, टोटल डेप्रिसिएशन इतनी आ गई। इस वैल्यू के ऊपर रिपोजेशन हुई है। इन्होंने डेट्स की ट्रीटमेंट गलत किया, वो मैंने आपको बता दी है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट था हमारा, ये था हमारा 11वां क्वेश्चन हो गया ना, बिल्कुल 11वां हमने कर लिया है।
12th क्वेश्चन पर आइए। डिपार्टमेंटल अकाउंट है। डिपार्टमेंटल अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स होते हैं और अंडरलाइज प्रॉफिट हटाना होता है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं होता। इजी क्वेश्चन होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के। मैसेज बॉम्बे कॉटन हैज टू डिपार्टमेंट, एक वाई एंड जेड है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओपनिंग स्टॉक वाई डिपार्टमेंट का है, जेड डिपार्टमेंट का गिवन है। परचेजेस गिवन है दोनों की, वेजेस गिवन है, ओके, सेल्स गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक है। यहां पर आपको याद होगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, डिपार्टमेंटल पीएनएल अकाउंट बनता है, जनरल पीएनएल अकाउंट भी बनता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में तो जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो आते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, और जनरल पीएनएल में वो खर्चे आते हैं जो हम डिपार्टमेंट वाइज बांट नहीं पाते हैं, ठीक है। और एंड में जाके हम अंडरलाइज प्रॉफिट भी जनरल पीएनएल में ही हटाते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, तो वेजेस गिवन है, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाएगा। सेल्स गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ये सारी चीजें आपके डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनल ट्रांसफर्स अभी आएंगे। सैलरीज दे रखी हैं और रेंट दे रखा है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जनरल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन दे रखे हैं। इनको बांटने का तरीका क्वेश्चन में दिया होगा। ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट इन द प्रॉफिट ऑफ इन द रेशियो ऑफ देयर जीपी। जीपी की रेशियो में इन सारे खर्चों को बांटना है, तो जीपी निकाल लेंगे, उसकी रेशियो में बांटना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट वाई सेल गुड्स टू डिपार्टमेंट जेड एट ए प्रॉफिट ऑफ, ये इंटरनल डिपार्टमेंटल सेल्स है। Department Y sell goods to Department Z at a profit of 25% on sales. Department Z sells goods to Department Y at a profit of 28% on cost. ठीक है, ये उन्होंने बता दिया कि Y है वो Z को बेच रहा है, 25% प्रॉफिट कमा रहा है सेल पे, और Z है वो Y को बेच रहा है 28% कॉस्ट पर निकाल रहा है, तो सेल पे हम निकाल लेंगे 28%। अगर कॉस्ट है तो ये हो जाएगा 28 1/28 ऑन सेल, ठीक है। ये सेल पे परसेंटेज हो जाएगी आपकी। ईच डिपार्टमेंट मैनेजर इज इंटाइटल टू 10% कमीशन, ओके, ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अंडरलाइज प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। तो डिपार्टमेंट मैनेजर को आप क्या दोगे, 10% कमीशन दोगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं, स्टडी मटेरियल में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। हर डिपार्टमेंटल मैनेजर को 10% कमीशन दोगे डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के ऊपर, बट उससे पहले डिपार्टमेंट का प्रॉफिट निकालते समय उस डिपार्टमेंट का अगर कोई अंडरलाइज प्रॉफिट है तो उसको आप हटा दोगे, ठीक है। ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड, स्टॉक ट्रांसफर्स ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई टू जेड वाज 40,000 एंड फ्रॉम डिपार्टमेंट जेड टू डिपार्टमेंट वाई 50,000 है। कहते ये इंटरनल ट्रांसफर्स हैं, दोनों ने कर दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट जेड 12,000। अच्छा, कि जो जेड डिपार्टमेंट है ना उसका क्लोजिंग स्टॉक में 12,000 का गुड्स वाई से आए हुए हैं, यानी कि यहां से अंडरलाइज प्रॉफिट निकलेगा। और सिमिलरली जो वाई के पास क्लोजिंग स्टॉक है 21,200, जितना भी इसका क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से 21,200 का जो स्टॉक है वो जेड से आया हुआ है, तो जिसमें जेड का अंडरलाइज प्रॉफिट होगा। ओपनिंग स्टॉक में कहते कोई अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं है, तो आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं जो बना हुआ है। एक मिनट जी, ये आ रहा, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेजेस भी गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। वेजेस भी क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स भी क्वेश्चन में गिवन है, ट्रांसफर भी दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में। नीचे जाके देखोगे तो आपको ट्रांसफर भी पता है, ठीक है, ओके। ये जीपी आ गया, इस पर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ गिवन है। उसके बाद जो ये इनडायरेक्ट खर्चे हैं इनको उन्होंने बोला सेल की रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। ये सारे सॉरी जीपी की रेशियो में, ये सारे जीपी की रेशियो में बटे हुए हैं सारे खर्चे, ठीक है। डेप्रिसिएशन सारे खर्चे जीपी की रेशियो में बटे हुए, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें अभी तक मैनेजर का कमीशन नहीं कैलकुलेट हुआ, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट डालना यहाँ पे बाकी था, लेकिन उससे पहले हमें अनलाइज प्रॉफिट हटाने पड़ेंगे। तो ये देखिए मैनेजर का कमीशन हटा करने के लिए पहले अपने अनलाइज प्रॉफिट हटा दिए दोनों के। कैसे निकाले अनलाइज प्रॉफिट, पता है कि इसके क्लोजिंग स्टॉक में वाई के क्लोजिंग स्टॉक में जेड का कंटेंट है, तो जेड का कंटेंट ऑलरेडी गिवन है, तो जेड ने कितना प्रॉफिट चार्ज किया वो मल्टीप्लाई करके अनलाइज प्रॉफिट आ जाएगा।
और सिमिलरली जो ये 40,700 है इसमें आपके पास वाई का कंटेंट होगा, तो वाई के कंटेंट में वाई का प्रॉफिट होगा, वो हटा दीजिए। वो आपने हटाया तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट हट गया। जो बचा नेट प्रॉफिट आ गया, उस पर कमीशन कैलकुलेट कर लीजिए, आफ्टर चार्जिंग होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट पे है ना, तो आफ्टर चार्जिंग ही होगा। ये कमीशन आ गया होती है आपका, फाइनल प्रॉफिट आ गया। बस यही था। ओपनिंग स्टॉक में एनालाइज प्रॉफिट है नहीं, ये देख लीजिए। आफ्टर चार्जिंग नहीं लिया हुआ, मेरे ख्याल से आफ्टर चार्जिंग लेना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग नहीं लिया गया, क्यों? एक मिनट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। और नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू एनालाइज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे निकालना है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग आना चाहिए था, बट दे हैवंट ट्रीटेड इट। आफ्टर चार्जिंग नहीं लिया गया, सीधा सीधा 10% निकाला है। मेरे ख्याल से यहाँ आफ्टर चार्जिंग आना चाहिए था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे ही करना है, आफ्टर चार्जिंग नहीं करना। लॉजिकली दिस शुड बी आफ्टर चार्जिंग, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे निकाला है तो नेट प्रॉफिट तो कमीशन माइनस करके ही आएगा। ठीक है, जब कमीशन माइनस करके आएगा तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ईच डिपार्टमेंट मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अंडरलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग आना चाहिए था, हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांचेस में इनलैंड ब्रांचेस होती हैं, होलसेल ब्रांचेस होती है, फॉरेन ब्रांचेस होती है। ये फॉरेन ब्रांचेस का क्वेश्चन है। फॉरेन ब्रांचेस के केस में आपको याद होगा ES 11 अप्लाई होता है पहले। ES 11 अप्लाई करके हम उसको फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हम लोग डोमेस्टिक करेंसी के ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट, देख लेते हैं क्या है। कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इनटू रुपीज बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, उसके बाद prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2022 showing to the extent possible head office result and branch result separately। कहता है कि जितना हो सके आप हेड ऑफिस और ब्रांच के रिजल्ट अलग अलग निकाल दीजिए। देखिए जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, देखो इनलैंड ब्रांचेस को मैं आपको याद कर देता हूँ। जो इनलैंड ब्रांचेस में ना आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। आपके पास डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं इनलैंड में, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस ना होलसेल ब्रांचेस हैं। जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं उसमें तो आपके पास फॉलो करते हो हमेशा 3 मेथड्स फॉलो करते हो। एक तो आप डेटर मेथड फॉलो कर लेते हो, और एक स्टॉक एंड डेटर मेथड फॉलो कर लेते हो, और तीसरा होता है फाइनल अकाउंट मेथड। और जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं उसमें तो आपको मालूम ही होगा कि इंडिपेंडेंट ट्रीट होते हैं कि सेपरेट बुक्स बनती है ब्रांच की भी और हेड ऑफिस की भी सेपरेट बुक्स बनती हैं। और होलसेल ब्रांचेस में हम ब्रांच को होलसेलर के रूप में ट्रीट करते हैं और उसके मुताबिक अकाउंटिंग कर लेते हैं। ये तो थे इनलैंड ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ब्रांच का ट्रायल बैलेंस और हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस दोनों ही डोमेस्टिक करेंसी में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जो फॉरेन ब्रांचेस होती हैं, फॉरेन ब्रांचेस में जो फॉरेन जो ब्रांच है वो फॉरेन की ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस होता है फॉरेन करेंसी में होता है, और हेड ऑफिस का जो ट्रायल बैलेंस होता है वो डोमेस्टिक करेंसी में होता है, तो इनकॉर्पोरेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हमें फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करोगे तो ये कैसे कन्वर्ट करना है ये डिपेंड करेगा कि फॉरेन ब्रांच के जो ऑपरेशन थे वो इंटेग्रल है या नॉन इंटेग्रल है। ये मैं AS 11 की प्रोविजन बता रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ये बात करता है। पहले देखना पड़ता है कि फॉरेन ब्रांच इंटेग्रल है या नॉन इंटेग्रल है। क्वेश्चन में बताया होता है कि इंटेग्रल है या नॉन इंटेग्रल है, उसके हिसाब से हम लोग फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को डोमेस्टिक करेंसी के ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं क्या है। इंटेग्रल है, बिल्कुल ये इंटेग्रल फॉरेन ब्रांच है। तो आपको ये क्या करना है कि फॉरेन कैनबरा ब्रांच है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दिखा रखा है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, डोमेस्टिक करेंसी में। और जो इसका डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इंटेग्रल के केस में एक्सचेंज लॉस आता है, जो कि टोटल PL में से राइट ऑफ हो जाता है। ठीक है सर, आइए नीचे एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, तो मैं ओरली बता देता हूँ कौन कौन सा रेट यूज करना है। आपने प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअल रेट यूज करना है, जिस दिन आपने एसेट को खरीदा था उस दिन का रेट गिवन होगा क्वेश्चन में। और ये जो डेप्रिशिएशन है ये भी आपने एक्चुअल रेट यूज करना है, और डेटर और क्रेडिटर के क्लोजिंग रेट यूज करने हैं। ठीक है, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ तो ओपनिंग रेट यूज करना है,
कैश एंड बैंक बैलेंस का क्लोजिंग रेट यूज करना है, परचेज एंड सेल एवरेज रेट यूज करना है, गुड्स सेंट आपको एक्चुअल लेना है, 100 लेने होंगे, जिस जो हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए हुए हैं उस पर रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना, एक्चुअल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज हैं, एवरेज रेट लोग एक्सपेंसेस के लिए एवरेज रेट यूज करना है, रेंट ये भी एवरेज रेट आएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस भी एवरेज रेट आएगा, और कमीशन ये भी इनकम है, एक्सपेंसेस के लिए हमेशा एवरेज रेट ही लेना है, मॉनिटरी आइटम के लिए क्लोजिंग रेट होते हैं, एवरेज एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के लिए एवरेज रेट होते हैं, और एसेट्स के लिए जो एसेट्स जिस रेट पे उसने खरीदे होते हैं, फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ, उस रेट पे, और डेप्रिसिएशन भी उसी रेट पे होता है, और ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का रेट होता है यानी कि ओपनिंग रेट पे होता है, ठीक है। और ये ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट 7 है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम देख लेते हैं कि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट 120 है, तो हम उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको अब जब बैलेंस करोगे तो डिफरेंस आएगा, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका एक्सचेंज लॉस होगा, या गेन होगा या लॉस होगा। तो पहला स्टेप तो आपको इसी में कन्वर्ट कर लेना है। आइए मैं दिखा देता हूं कि कैसे कन्वर्ट करना है आपको, एक मिनट। ये देखिए, ये कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करके प्लांट एंड मशीनरी ये दे दिया डॉलर्स में, ये एक्सचेंज रेट है ये रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके आपके पास अब देखो एक्सचेंज रेट आया है, लॉस आ गया, ठीक है, 208 का। तो पहले तो कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्जन आपको ऑलरेडी आता है, ओके, ठीक है जी। Then we have this, the following information is also available। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है लखनऊ आपका हेड ऑफिस का, और ये कैनबरा ब्रांच का ये दिया हुआ है, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्लोजिंग रेट से, और ये हेड ऑफिस ऑलवेज सेंड गुड्स टू ब्रांच एट 25% कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि 20% ऑन सेल, कॉस्ट प्लस 25 मतलब 20% ऑन सेल, और डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनानी है, ओके। और डेप्रीशिएशन है, बिल्डिंग की है 10%, प्लांट एंड मशीनरी की 20% ऑन डब्ल्यूडीबी। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया, कन्वर्ट कर लिया आपने ब्रांच ट्रायल बैलेंस को रुपीज में यूजिंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट्स। और दूसरा है प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, जिसमें आपको हेड ऑफिस के रिजल्ट और ब्रांच के रिजल्ट सेपरेटली दिखाने हैं। तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ गिवन है। ये देख लीजिए, सब कुछ एवरीथिंग इज गिवन, जो प्रॉब्लम आएगी वो सिर्फ अनलाइज प्रॉफिट निकालना है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसको हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, और लखनऊ का क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है। प्रॉब्लम आती अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का ना दिया जाता, तो पहले हम ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते डॉलर्स में, उसके बाद उसे रुपीज में कन्वर्ट करते। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, तो जस्ट आप क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई करके रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। और ये सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड बेचता है 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि 20% ऑन सेल पे, तो ये अनलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए आ जाएगा। और 5% आपको प्रोविजन P&L में बनानी है, जो भी उनके क्लोजिंग डेटर्स होंगे दोनों के, उनके ऊपर 5% प्रोविजन बना लीजिए, और डेप्रिसिएशन निकालनी है। आपको एसेट्स की रुपीज में वैल्यू पता है, हेड ऑफिस को तो पहले ही रुपीज में पता थी, और ब्रांच के आपने रुपीज में कैलकुलेट कर लिया है, तो WDB पे निकाल के डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आएगा उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। खर्चे देख लेते हैं। कैपिटल तो बैलेंस शीट में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में जाएगा, लैंड और बिल्डिंग कॉस्ट गिवन है, तो उनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद जो WDB आएगा ना उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक दोनों में ट्रेडिंग P&L में आ जाएगा, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है, ये P&L में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, अनलाइज प्रॉफिट ओपनिंग है ये। सर आपको कैसे मालूम ओपनिंग है? अरे ओपनिंग इसलिए है क्योंकि हमें अभी तक हमने अकाउंट्स ही नहीं बनाए हैं, क्लोज किया ही नहीं है, तो ये जो स्टॉक रिजर्व आ रहा होगा ओपनिंग ही होगा ना। ये कैश एंड बैंक आपका जो भी है ये बैलेंस शीट में जाएगा, परचेज सेल ट्रेडिंग P&L में चली जाएगी, गुड्स सेंट ट्रेडिंग P&L में जाएगा, मैनेजिंग पार्टनर सैलरी ये हेड ऑफिस में भी नहीं आएगा, ब्रांच में भी नहीं आएगा, टोटल के कॉलम में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैनेजिंग पार्टनर की सैलरी है ना, तो टोटल जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसमें से,
वेजेस सैलरी आ जाएगी, ठीक है, रेंट आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए 3 कॉलम है, सिंपल क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टोटल दिखा दिया, सेल दिखा दिया, टोटल दिखा दिया, परचेजेस है, गिवन है, टोटल हो गया। और ये गुड्स सेंट, आप चाहे तो ये टोटल के कॉलम में ना दिखाइए, मैंने आपको याद है क्लास में बता दिया था, टोटल के कॉलम में जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की ट्रांजैक्शन है, आप चाहे तो उसे टोटल के कॉलम में ना दिखाएं, ये जरूरी नहीं है दिखाना, पर इन्होंने दिखाया हुआ है तो कोई बात नहीं, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गुड सेंट हो गए, ये गुड रिसीव्ड हो गए, ठीक है, हेड ऑफिस ने भेजे उसकी सेल वाली साइड में आ गया, और ब्रांच को रिसीव हुए तो उसकी परचेज वाली यानी कि डेबिट वाली साइड में आ गया। ये वेजेस सैलरी होगी, ठीक है, दोनों की गिवन है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिए। क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का तो रुपीज़ में था ही, और हमने ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग विद द क्लोजिंग रेट, ये आपका जीपी आ जाएगा, ठीक है, टोटल आ गया, इधर दिखा दिया आपने। उसके बाद रेंट दिखा दिया, जो हेड ऑफिस का तो है नहीं, ब्रांच का है, और फिर ऑफिस एक्सपेंसेस दोनों के दिखा दिए, टोटल दिखा दिया। प्रोविजन बना ली, जो भी उनके डेटर थे, हेड ऑफिस के तो रुपीज़ में ही थे तो 5% निकाल लीजिए, और ब्रांच के रुपीज़ में हमने कन्वर्ट कर लिए थे डेटर्स, तो उसके ऊपर 5% आप प्रोविजन बना दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। डेप्रीशिएशन आपको मालूम है, ऑलरेडी हेड ऑफिस का कॉस्ट पता थी, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए, जो ऑलरेडी डेप्रिसिएशन थी माइनस करके डब्ल्यूडीवी आएगा, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। ब्रांच के केस में हमने डेप्रिसिएशन का जो रिजर्व है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट दोनों को कन्वर्ट कर लिया था रुपीज़ में। आप टोटल कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये बैलेंस कैरी डाउन हो गया। ये इंडिविजुअली हेड ऑफिस का और ब्रांच का दोनों का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, टोटल आ गया। अब हम स्टॉक रिजर्व ऐड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये वाला, इसमें ब्रांच के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है ये, इसमें अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो उसमें लिखा हुआ है ये सारा स्टॉक हमने बाहर से खरीदा हुआ है। मैं पढ़ा देता हूं ये पॉइंट, कि क्लोजिंग स्टॉक में एनालाइज प्रॉफिट नहीं है, कि सारा स्टॉक हमने क्लोजिंग है जो बाहर से खरीदा हुआ है, हेड ऑफिस से नहीं आया हुआ, तो इसमें अंडरलाइज प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ ओपनिंग में है। ओपनिंग का अंडरलाइज प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व टोटल वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा, मैनेजिंग पार्टनर की सैलरी माइनस हो जाएगी, क्योंकि टोटल में से ही माइनस होगी, एक्सचेंज लॉस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, ठीक है। आपके मन में आएगा कि सर ये टोटल के कॉलम में किस लिए आए, ये टोटल के कॉलम में इसलिए आए क्योंकि ना तो ये स्पेसिफिकली हेड ऑफिस का, ना ये स्पेसिफिकली ब्रांच का है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो इसलिए टोटल के कॉलम में से माइनस किया है, ओके। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच का स्टॉक रिजर्व ये ब्रांच के प्रॉफिट में से भी माइनस हो जाता है, सॉरी हेड ऑफिस के प्रॉफिट में से माइनस होता है, बट आपने ध्यान रखना है टोटल के कॉलम में से ही माइनस करना है। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक में पढ़ाता हूं क्या लिखा हुआ है। पढ़िए, ऑल स्टॉक आर आउट ऑफ परचेज मेड एट अब्रॉड, तो जो आपकी ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक है वो सारे का सारा बाहर से खरीदा हुआ है, तो हेड ऑफिस की तरफ से कोई नहीं आया है, तो अनलाइज प्रॉफिट इसमें नहीं होगा, ठीक है सर, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। इसके तो क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह किए हैं, वैसे तो सारी अच्छी तरह किए हैं, लेकिन ये सेम जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं पढ़ देता हूँ। अमन ए रेडीमेड गारमेंट ट्रेडर कीप his books of accounts under the single entry system on closing date, that is on 31 मार्च 2021। स्टेटमेंट ऑफ फेयर आपके पास गिवन थी। स्टेटमेंट ऑफ फेयर आपको याद होगा, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कराए थे तो मैंने बोला था टैलीड अकाउंट और अनटैलीड अकाउंट, ये टैलीड अकाउंट गिवन है आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको सारे लेजर ओपन करने हैं, ठीक है, और हर लेजर की पोस्टिंग एक जगह करनी है, हर एंट्री की डबल एंट्री करनी है, और फिर बैलेंस कर देना है। ये स्टेप फॉलो करने हैं। सारे लेजर ओपन कर लेने हैं जितने भी गिवन है, एक लेजर को एक जगह ही पोस्ट करना है, डबल पोस्टिंग नहीं करनी है, एक लेजर का बैलेंस एक जगह ही आएगा। सारे लेजर ओपन करने हैं वर्किंग नोट में, ट्रेडिंग पी&एल ओपन करना है, और बैलेंस शीट ओपन करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये टैलीड अकाउंट का क्वेश्चन है। टैलीड अकाउंट में आपको याद होगा फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।
सिंगल एंट्री क्वेश्चन करने के लिए एक तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड है और दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड तब हम फॉलो करते हैं जब हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ हम फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो करेंगे तो उसमें आपको याद होगा 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे हमने, जहाँ पे टैलीड अकाउंट गिवन है, जहाँ पे टैलीड अकाउंट नहीं गिवन है और जहाँ पर लैग रेशियोज गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लैग रेशियोज गिवन नहीं है, यहाँ टैलीड अकाउंट गिवन है। तो टैलीड अकाउंट के अंदर मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे, आपको मैंने बताया था कि सारे लेजर्स ओपन कर लीजिए वर्किंग नोट में, फेयर में आप सोल्यूशन में आप फाइनल अकाउंट ओपन कर लीजिए, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का, हर लेजर को एक एक जगह पोस्ट कर दीजिए। पहला स्टेप ये था। दूसरा ये था कि जितनी भी एंट्रीज गिवन है उसकी डबल एंट्री कर दीजिए, और तीसरा स्टेप ये था कि बैलेंस कर दीजिए और आपके अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे आपने बैलेंस एक एक जगह लेजर ओपन करके ब्रॉट डाउन कर लेने हैं और फिर आप इसकी डबल एंट्री कर दोगे जितनी भी ट्रांजैक्शंस गिवन है, और तीसरे नंबर के आप इनको क्लोज कर दोगे। थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, ये सारे आपने लेजर ओपन कर लेने हैं और अमन का कैपिटल आपको बैलेंस शीट में ले जाओगे सीधा ही, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन का लेजर ओपन कर लोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। क्रेडिटर का लेजर ओपन करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। बिल्डिंग ओपन करोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। फर्नीचर बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। मोटर कार बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। स्टॉक आपका ट्रेडिंग P&L में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। डेटर आपका डेटर का लेजर ओपन करोगे वहां जाएगा, और कैश इन हैंड का आपका कैश का लेजर जो ओपन करोगे वहां जाएगा, और कैश और बैंक जो बैंक का लेजर ओपन करोगे वो वहां जाएगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा कि एंट्री ट्रांजैक्शन कैश की है, बैंक की अलग अलग दे रखी है, ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शन अलग है और बैंक की अलग है, तो हमें आइडिया लग जाएगा। उसके बाद जितनी भी एंट्रीज हैं उनकी डबल एंट्रीज कर दो। आग लगी थी 31 मार्च की इवनिंग को, और डिस्ट्रॉइंग द कैश, और हमारा जो कैशियर है, डिस्ट्रॉइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन दैट डेट द कैशियर हैड एब्सकॉन्डेड विद अवेलेबल कैश। जो कैशियर है वो कैश लेके भाग गया। यू आर फर्निश्ड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दिया है, कहते हैं कि सेल दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर सेल। कहते हैं जो पिछले साल की सेल थी ना, उससे करंट ईयर की सेल 20% ज्यादा है। उसमें से जो भी सेल आएगी उसमें से 20% कैश सेल है, बाकी क्रेडिट सेल है। ही ऑलवेज सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि जो भी वो सेल करता है वो कॉस्ट प्लस 25% है। कॉस्ट प्लस यानी कि जीपी रेशियो है, कॉस्ट पर 25% है, और यही जीपी रेशियो अगर मैं इसकी सेल पे निकालूं तो 20% है। देयर वर नो कैश परचेज, कहते हैं यहाँ पर कोई कैश परचेजेस नहीं है। ओके, कलेक्शन फ्रॉम डेटर अमाउंटिंग टू ₹14 लाख आउट ऑफ विच, ओके एक काम करते हैं, ये दिया हुआ पिछले साल का जीपी, ये पिछले साल का जीपी है, तो पिछले साल की सेल आ जाएगी यहाँ से। कैसे, 20% जीपी रेशियो है तो पिछले साल की सेल निकल आएगी आई थिंक 15 लाख, और करंट ईयर की सेल उसमें 20% ऐड करके आई थिंक 18 लाख, बिल्कुल। और 18 लाख का 20% कैश है, बाकी क्रेडिट सेल है, तो करंट ईयर का पता लग गया आपको, सेल का पता लग गया। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको मैंने बता दिया। ये देखो जीपी रेशियो 3 लाख है ना पिछले साल की, तो 3 लाख सॉरी पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3 लाख है। जीपी रेशियो पिछले साल की 20% है, तो वहां से रिवर्स करके पिछले साल की सेल आ गई। करंट ईयर की सेल 20% ज्यादा है तो उसमें 20% ऐड कर दीजिए, करंट ईयर की सेल आ जाएगी। उसका 20% कैश हो गया, वो कैश सेल है, बाकी क्रेडिट सेल है, तो आपको कैश सेल पता लग गया और क्रेडिट सेल पता लग गई। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इतना आ गया, जिसमें से 3.5 लाख कैश में और बाकी चेक से आया होगा। ठीक है, ये एंट्री भी कर दोगे, डबल एंट्री करनी है। बिजनेस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, जिसमें से 50,000 वर आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च एंड 60,000 पेड बाय चेक। तो देखो बिजनेस के टोटल खर्चे हैं 2 लाख, उसमें से 50,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 1,50,000 आपने पे किया। 150 जो पे किया उसमें से 60,000 आपने चेक द्वारा पे किया, यानी कि 90,000 आपने कैश एक्सपेंस पे किया। तो बिजनेस एक्सपेंसेस कैश में 90,000 पे किए, चेक से आपने 60,000 पे किया, आउटस्टैंडिंग आपका 50,000 है। डबल एंट्री कर दीजिए सबकी, ये पॉइंट हो गया, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करनी है, आपके पास ओपनिंग बैलेंस पता है एसेट्स के, आप उसमें से डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, उसकी डबल एंट्री कर दीजिए। उसके बाद पासबुक जो है उसकी, उसमें इस प्राइवेट रिकॉर्ड एंड बैंक पासबुक डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्रेडिटर को पेमेंट की है चेक द्वारा, ये भी निकल जाएगा।
पर्सनल ड्राइंग्स है, ये भी डबल एंट्री कर दीजिए आप इसकी। रिपेयर्स आपने पे किए, इसकी भी एंट्री कर दीजिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर दीजिए। कैश डिपॉजिट ये भी हो जाएगा। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक इसकी भी डबल एंट्री कर दीजिए। स्टॉक लेवल आपको क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग पीरियड में क्लोजिंग स्टॉक आपको पता लग गया, ओपनिंग आपको पता है, क्लोजिंग भी पता लग गया, ठीक है। और जो वो कैशियर पैसा लेके भागा है कहते, उसको पीएनएल में राइट ऑफ कर दीजिए, टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको राइट ऑफ करना है। इसमें मेन चीज बच गई आपकी परचेज कहाँ से आएगी। ट्रेडिंग पीएनएल में आपका ओपनिंग बैलेंस पता लग गया, आपको क्लोजिंग बैलेंस पता है, आपको सेल पता है, आपको जीपी पता है, 20% जीपी है, तो जो बैलेंस आ जाएगा ना ट्रेडिंग पीएनएल से, वो परचेज आ जाएगी। और क्वेश्चन में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो हम सारी की सारी परचेज क्रेडिट परचेज मानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लो जी, आई थिंक क्वेश्चन सारे हो गए हमारे, लास्ट चैप्टर था ये, और अब हमारे काउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू हो रहे हैं। तो आप देखोगे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं है। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं एएस से रिलेटेड। एएस 2 का क्वेश्चन है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपने स्टडी मटेरियल में भी आई थिंक हमने किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो कि दे रखा है 4.5 लाख का है। फॉलोइंग आइटम वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल। कहते हैं कि दो चीजें इसमें कॉस्ट पे है। क्लोजिंग स्टॉक का रूल क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, कि क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट और फेयर वैल्यू या नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पर वैल्यू होता है। तो कहते हैं कि 4.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, 4.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें ये दो टाइप के आइटम्स है, दोनों को कॉस्ट पर दिखाया गया है। हमें देखना है कि ये कॉस्ट पर आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे। 100 कोट्स है जिसकी कॉस्ट 2200 ईच है, नॉर्मली सोल्ड फॉर 4000, ठीक है, नॉर्मली वो 4000 के बिकते हैं। ओइंग टू डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग देयर नेट रिलाइजेबल वैल्यू डिटरमिन्ड एट 50% ऑफ देयर नॉर्मल सेलिंग प्राइस। तो उसकी एनआरवी होगी 2000 और कॉस्ट है उसकी 2200, ठीक है। तो विच एवरेज लोअर, तो 2000 पे दिखाना चाहिए, कॉस्ट पर जो है वो गलत दिखाया गया है। इसका मतलब हमने 200 रुपया पर कोड ज्यादा दिखा दिया है ना। तो 200 इंटू 2000 पे दिखाना चाहिए था कोड को, लेकिन 2200 पे दिखा दिया क्योंकि एनआरवी कम है। 200 इंटू 100, तो ये 20,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, शर्ट्स विच हैड कॉस्ट 50,000 एंड देयर नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट बैलेंस शीट 55,000, कमीशन 10% देना है। तो एनआरवी जो आपके पास आ जाएगा आफ्टर कमीशन 55,000 में से आप 10% माइनस करोगे तो 5500 माइनस हो जाएगा। ये आ जाएगा 50,000, एक मिनट 49,500। देयर नेट राइजेबल बैलेंस शीट डेट वाज 55,000। ये एक मिनट सॉरी, ये ऑलरेडी नेट राइजेबल वैल्यू है, इसको कंसीडर नहीं करना आपने, ये आपको कंसीडर नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ऑलरेडी नेट रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है जो कि 55,000 है, कॉस्ट से ज़्यादा है और कॉस्ट पर ही आना चाहिए। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी नेट रिलाइजेबल वैल्यू दे रखी है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू में से कमीशन ऑलरेडी माइनस होगा। मैं चेक करा देता हूँ, 50,000 ही माइनस होगा, कॉस्ट कम है और नेट रिलाइजेबल वैल्यू 55 है, तो ये तो सही है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो सिर्फ हमें इसमें से क्या निकालना होगा, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। तो 4,50,000 में से 20,000 माइनस करनी होगी, 4,30,000 इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी। आइए मैं चेक करा देता हूँ आपको। बिल्कुल, सेकंड पॉइंट देखिए, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर फॉर शर्ट्स एज देयर एनआरवी इज मोर देन देयर कॉस्ट विच वाज इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, 430 पर आएगा। ये क्वेश्चन हमारा रह गया 15th। आइए 15th क्वेश्चन रह गया हमारा,
ये क्वेश्चन भी हमने ऐसा क्लास में किया हुआ है, आपको याद होगा एएस करते समय हमने ये फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ क्लोथ ट्रेडर एज ऑन 31/3/2021 इज गिवन बिलो। ये बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको पीएल अकाउंट बनाना है, गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनाना, और बैलेंस शीट बनानी है गोइंग कंसर्न बेसिस पर आपको वो नहीं बनानी है। तो आइए क्या फर्क पड़ेगा। पहला आइटम पढ़ते हैं, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है, 8 साल है, और तो द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट इज इवन, ठीक है, मतलब इवन का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है। नेट रिलाइजेबल वैल्यू प्रॉपर्टी की ईयर एंड पर इतनी है, तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करनी क्योंकि गोइंग कंसर्न बेसिस है। तो ऐसे केस में आप क्या दिखाओगे, जो आपके पास पीपीई की वैल्यू है और जो एनआरवी है डिफरेंस, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न लेके नहीं जा रहे तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 3,25,000 की आपकी एनआरवी है, यही बैलेंस शीट में जाएगा, और जो आपकी ओपनिंग बैलेंस और एनआरवी का डिफरेंस है उसको आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। परचेज सेल तो नॉर्मली रिकॉर्ड हो जाएगी। कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री इज दिस एंड दिस, आप कॉस्ट एनआरवी दिखाओगे, एनआरवी यहाँ पर आपको लोअर नहीं दिखाना, आपको एनआरवी पे ही अपनी इन्वेंट्री दिखानी है क्योंकि हम गोइंग कंसर्न नहीं मेंटेन कर रहे। तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख आएगी, पीएनएल में भी 2.5 लाख जाएगी और बैलेंस शीट में भी 2.5 लाख जाएगी, ठीक है। एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹78,000, ठीक है, तो नॉर्मल है, तो आएगा ही आएगा। डेफर्ड एक्सपेंसेस एमोटाइज इक्वली ओवर 5 ईयर, कोई एक्सपेंसेस को एमोटाइज नहीं करना, इसे पीएनएल में चार्ज कर देंगे सारे का सारा, क्योंकि आप गोइंग कंसर्न मान ही नहीं रहे हो, तो फ्यूचर तो आप बिजनेस का फ्यूचर तो है ही नहीं, तो इसलिए आप डेफर क्यों करोगे, जितने एक्सपेंसेस है पीएनएल में डाल दोगे उसी साल में, ठीक है, ओके। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स ऑन 31/3/22 वर 1,50,000, of which 5,000 is doubtful. Collection of another 25,000 depend upon successful reinstallation of certain products supplied to the customer. देखो कहता है कि आपके डेटर हैं 31/3/22 के 1,50,000, जिसमें से 5,000 के डेटर्स आपके डाउटफुल हैं, डाउटफुल है। कलेक्शन ऑफ अनदर 25,000, कहते 25,000 और हैं जिसकी कलेक्शन डिपेंड करती है कि आप रीइंस्टॉल प्रोडक्ट को रीइंस्टॉल कर दोगे। हम कभी नहीं करेंगे, हम तो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे बिजनेस को, तो हमारे बैड डेट्स असली में होंगे 30,000, तो 30,000 आपके डेटर में से बैड डेट्स हो जाएंगे। और क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर आपके 75,000 है, लाइकली टू बी सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट, तो हम लोग ऑफ कोर्स इसको सेटल कर देंगे। तो 7500 आपके जो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं वो 7500 माइनस करके आएंगे, और 7500 जो आपका पीएनएल में क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन है, और रीपेमेंट अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी 25,000 की है। लोन को अगर आप अर्ली रीपे करोगे तो 25,000 की पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न तो है नहीं, तो आपको अर्ली ही रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये भी आपको पीएनएल में 25,000 डालना होगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको पीएनएल बनाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, क्लियर। आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कॉस्ट पर लेनी है, कौन सी चीज़ एनआरवी पे लेनी है। आप गोइंग कंसर्न नहीं मान रहे हो तो आपको सारी चीज़ें एनआरवी पर ही रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे आएगा। फिर वो कंपेयर नहीं करना कॉस्ट और एनआरवी विच एफ इज लोअर, वो तब होता है जब गोइंग कंसर्न होता है, तो यहाँ तो एनआरवी पे लेंगे। आपकी सेल तो गिवन है, परचेज भी गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका डेफर्ड एक्सपेंसेस सारे के सारे राइट ऑफ हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन आप माइनस करके निकालोगे, स्ट्रेट लाइन से नहीं निकालोगे। डेटर्स आप बैड डेट्स रिकॉर्ड करोगे 75,000 के, आप सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर डिस्काउंट बुक करोगे, और आप इंटरेस्ट पेनल्टी जो आपको अर्ली पेमेंट की पेनल्टी है 25,000 वो आप रिकॉर्ड करोगे। तो आप गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं करोगे, आप इसको ऐसे ही मान के चलोगे कि बिजनेस अभी बंद हो जाएगा, ठीक है, उसके हिसाब से। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में है और आपने किया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए, हमारा एक क्वेश्चन 16 हो गया, आइए 17 पर। कंपोनेंट को रिप्लेस करने का क्वेश्चन है। आपको याद होगा पीपीई में हमने कंपोनेंट रिप्लेस किया है कि अगर आप कोई कंपोनेंट को रिप्लेस करते हो तो जो नया कंपोनेंट आता है वो ऐड हो जाता है और पुराने कंपोनेंट को डी रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास एक हैवी प्लांट है जिसकी 2 करोड़ की कॉस्ट है। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 ईयर है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल हुए हैं। एक मेजर कंपोनेंट है जिसकी कॉस्ट 50 लाख थी, हमने खरीदा था, अभी 2 साल ही हुए हैं, 10 साल की लाइफ है, अभी 2 साल ही हुए हैं, ठीक है।
एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट, उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए, एंड फर्दर मेंटेनेंस इज अनइकोनॉमिकल, द रिमाइंडर ऑफ द प्लांट इज परफेक्ट एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 8 years। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर 60 लाख, कैन द कॉस्ट ऑफ न्यू बॉयलर भी रिकॉग्नाइज एन एसेट? बिल्कुल, एसेट रिकॉग्नाइज कब होता है? जब आप उसका फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो और आप उसकी कॉस्ट रिलायबिलिटी से मेजर कर सको। तो ऑफ कोर्स बॉयलर का जो आप रिप्लेस कर रहे हो उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है और आप उसकी कॉस्ट को रिलायबिलिटी से मेजर भी कर पा रहे हो, इसलिए हम एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, और कैरिंग वैल्यू कैसे आ जाएंगी? तो जो नया है 60 लाख वो एसेट की कैरिंग वैल्यू में ऐड हो जाएगा और पुराना है जो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। पुराना 50 लाख का खरीदा था, 2 साल की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 2 साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो माइनस कर दीजिए प्लांट की वैल्यू में से और 60 लाख ऐड कर लीजिए, तो अल्टीमेटली आपके पास जो आ जाएगा वो नई कैरिंग वैल्यू आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 करोड़ का प्लांट है, ये 2 साल पहले है, आज ऑफकोर्स ये डेप्रिशिएट हो चुका होगा, 2 साल बीत चुके हैं। अब हम उसमें से बॉयलर की वैल्यू को हटा दीजिए, जो पुराना हो गया रिप्लेस हो गया, और ये 60 लाख को ऐड कर दीजिए, आपके पास नई कैरिंग वैल्यू प्लांट आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है AS11, ए कंपनी हैज इंपोर्टेड, ये फॉरेन ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, आपको याद होगा फॉरेन ट्रांजैक्शन का रूल क्या था। फॉरेन ट्रांजैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो, एक तो इनिशियल रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, और इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब जब भी फॉरेन ट्रांजैक्शन हुई, सेल, परचेज, बोरो किया कुछ भी, उसकी साथ की साथ आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियली उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। इनिशियल रिकॉग्निशन उस समय के स्पॉट रेट पे होता है, ठीक है, आप उस फॉरेन ट्रांजैक्शन को रुपीस में उसी स्पॉट रेट में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद इनमें से जो मॉनेटरी आइटम्स होती हैं, मॉनेटरी आइटम का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी होता है। मॉनेटरी आइटम वो आइटम्स होती हैं जिनको फ्यूचर में सेटल करना होता है, फॉरेन करेंसी में सेटल करना होता है, या तो एसेट्स होती हैं या लायबिलिटीज होती है, और फ्यूचर में उनको सेटल करना होता है, और वो सेटल आपको हमेशा फॉरेन करेंसी में करनी होती हैं, इसलिए वो क्या होती है, मॉनेटरी आइटम्स होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो तो पहले इनिशियल रिकॉग्निशन करना होता है और सारी ट्रांजैक्शन का करना है, और जब आप बाद में सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स का करना होता है। मॉनेटरी आइटम्स बेसिकली एसेट और लायबिलिटीज होती हैं जो फ्यूचर में सेटल होनी होती हैं और जिनकी सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होनी होती है, उनको मॉनेटरी आइटम बोलते हैं। जब ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हर बैलेंस शीट डेट को होती है और जिस दिन पे कर रहे हो उस दिन भी होती है। ठीक है, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते समय जो चेंज लॉस आता है वो पीएनएल में जाता है, ये प्रोविजन है। आइए देखते हैं, जनरली जो शॉर्ट टर्म होता है वो पीएनएल में जाता है। ए कंपनी हैड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, वर्थ 6 लाख ऑन 5 जनवरी, तो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा। 6 लाख डॉलर को आप 43 से मल्टीप्लाई करके आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लोगे। द कंपनी हैड रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स एट द अबव मेंशन रेट, ठीक है, ये तो सही हो गया। द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट ट्रांजैक्शन वाज मेड ऑन 5 अप्रैल, ईयर एंड होने के बाद, यानी कि 31 मार्च बीच में आ जाता है। 31 मार्च को सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगी, फिर 5 अप्रैल को सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगी, 2 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि ईयर एंड पे आपको सब्सिक्वेंट मॉनेटरी आइटम है, लोन है ना, लोन एक मॉनेटरी आइटम है। रॉ मटेरियल तो आपने कंज्यूम कर लिया, लोन जो खड़ गया ना, उधार लिया ना आपने एक तरीके से, तो क्रेडिटर्स आगे फॉरेन क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है, एसेट और लायबिलिटी सेटलमेंट फॉरेन करेंसी में होनी है, तो ये मॉनेटरी आइटम है। तो मॉनेटरी आइटम को आपको हर बैलेंस शीट डेट को सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, फिर पेमेंट डेट को भी सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो 31 मार्च 2022 को ये सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है, और फिर 5 अप्रैल को फिर से होगा, और जब सब्सिक्वेंट रिकॉग्नाइज करने से जो एक्सचेंज लॉस गेन आएगा वो पीएनएल में जाएगा इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म आइटम्स। कहते द रेट ऑफ एक्सचेंज वाज 48 यूएस डॉलर। द कंपनी, ये 31 मार्च का रेट है, ठीक है, द कंपनी पास एन एंट्री ऑन 31 मार्च 2022 एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन 47 एंड 43 पर यूएस डॉलर। 47 क्या है अभी ये, अच्छा, 5 अप्रैल को रेट 47 का था। इन द बैकग्राउंड ऑफ द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द कंपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल गलत है, उनको क्या करना चाहिए था, पहली ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सही है, उन्होंने क्या किया, सीधा बीच में 31 मार्च की ट्रांजैक्शन खत्म ही कर दी, 31 मार्च का रेट 48 वाला खत्म ही कर दिया, सीधा जिस दिन आपने खरीदा था उस दिन का रेट ले लिया, और जिस दिन आप सेटलमेंट कर रहे हो 47 उस दिन का रेट उठा के डिफरेंस की एडजस्टमेंट कर दी, जो कि गलत है। पहले 43 से इनिशियल रिकॉग्निशन होगा, फिर 31 मार्च को 48 से सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा, जो एक्सचेंज लॉस आएगा, 5 रुपये का रेट बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली गेन होगा, और फिर 47 से आपको
फिर से रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी और फिर लॉस बुक करना पड़ेगा, फिर आप सेटलमेंट करोगे। एक यहाँ की ट्रांजैक्शन होगी इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन 48 के हिसाब से होगा, यहाँ गेन लॉस आएगा, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और फिर जिस दिन सेटलमेंट करने जा रहे हो तो डॉलर उस समय 47 का था, तो वहां पर अगेन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगी और फिर जाके आप उसको सेटल करोगे। ये यहाँ पर भी गेन लॉस पीएल में जाएगा। तो ये आपको ट्रीटमेंट करनी है, जो बुक्स में ट्रीटमेंट की गई है वो गलत है। ठीक है, आइए गवर्नमेंट ग्रांट, सेम क्वेश्चन आपने स्टडी मटेरियल में दिया गया है। ये है आपका, सम्राट लिमिटेड has set up its business in a designated backward area which entitles the company for subsidy of 25% of the total investment. बिजनेस बैकग्राउंड एरिया से ये मत समझ लेना ये बैकग्राउंड डेवलपमेंट की ग्रांट मिली हुई है, ये इन्वेस्टमेंट की ही ग्रांट है। देखो, सम्राट लिमिटेड हैज सेटअप इट्स बिजनेस इन ए डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया, बैकवर्ड एरिया में आपने बिजनेस को सेटअप किया है, which entitles the company for subsidy of 25% of total investment. टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको सब्सिडी मिली है फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बेसिकली आपकी कैपिटल ग्रांट है। कंपनी हैज इन्वेस्टेड 80 करोड़, यानी कि 80 करोड़ में से 20 करोड़ आपको कैपिटल ग्रांट मिल गई है इन द एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स। द कंपनी इज एलिजिबल फॉर सब्सिडी एंड रिसीव 20 crore from the government in February 2022. The company want to recognize the said subsidy as its income to improve the bottom line of company. Income में उसने डाल दिया, जो कि गलत किया है। Do not approve the action. Do you approve the action of the company in accordance with accounting standard? देखो, ये AS 12 है गवर्नमेंट ग्रांट का। AS 12 कहता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अपने की कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा मिला है, इट्स ए कैपिटल ग्रांट। अगर इन्वेस्टमेंट की कंट्रीब्यूशन के लिए अगर आपने कहीं पैसा लगाया है, उसके लिए अगर आपको पैसा मिला है, सब्सिडी मिली है या पैसा मिला है, तो वो बेसिकली आपकी कैपिटल ग्रांट है। और कैपिटल ग्रांट आप कभी भी पीएल में नहीं लेके जाओगे, ये कैपिटल ग्रांट कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर होगी। तो जो बुक्स में ट्रीटमेंट की गई है वो सरासर गलत है। ठीक है, ओके जी। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, ये रिक्लासिफिकेशन का है। हमने याद होगा रिक्लासिफिकेशन का पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब आप रिक्लासिफाई करते हो करंट इन्वेस्टमेंट को और लॉन्ग टर्म में रिक्लासिफाई करते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट और फिर वैल्यू विच एवरेज लोअर पर रिकॉर्ड कर लेते हो। मतलब आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, आप उसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप किस प्राइस पे कन्वर्ट करोगे, तो आप जिस दिन कन्वर्ट करनी है उस दिन उसकी कॉस्ट और फिर वैल्यू दोनों में से जो लोअर है ना, उसके ऊपर आप उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करोगे, जो डिफरेंस पीएनएल में ले जाओगे अगर इफ एनी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है करंट इन्वेस्टमेंट में से कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो होती है कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू। उस समय कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी विच एवरेज लोअर, उस पर आप उसको करंट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये रूल, मैंने आपको बता दिया। A portion of current investment purchased on 25 lakh to be reclassified as long-term investment as company decided to retain them. ठीक है, the market value उस समय 30 लाख की थी और fair value of the investment on date of transfer is same as the market value. ठीक है, ओके, 25 लाख पे कन्वर्ट, 25 लाख हमने खरीदा था और फेयर वैल्यू उसकी उस दिन 30 लाख थी, तो हम ऑफकोर्स कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच आर लोअर पर, ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी 25 लाख के ऊपर। एंट्री क्या हो जाएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। 25 लाख की एंट्री 25 लाख पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज की थी 20 लाख पे, हैज टू बी reclassified as long term investment. The fair value of this investment as on balance sheet date. अच्छा, फेयर वैल्यू 12.5 लाख है, कॉस्ट इतनी है, तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी वो 12.5 लाख की हो जाएगी। ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 20 लाख और पीएनएल में जाएगा, ठीक है, 7.5 लाख, ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर। वन पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होती है कैरिंग अमाउंट और कॉस्ट विच एवरेज लोअर पर। वन पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसीडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस टू बी क्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस was 15 lakh but had been written down to 14 lakh to recognize the permanent decline as per AS. ये आपकी कैरिंग अमाउंट है, ये उसकी कॉस्ट है। तो कैरिंग अमाउंट पे आप ऑलरेडी उसको कैरिंग अमाउंट पे रिकॉर्ड करके, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस वाज 15 लाख बट हैड बीन रिटन डाउन टू 11 लाख, तो ऑलरेडी वो 11 लाख पे रिकॉर्ड हो रखी है और आपको कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवरेज लोअर पे रिकॉर्ड करनी होती है। तो कैरिंग अमाउंट 11 लाख है जो कि लोअर है, उसी के ऊपर हम उसको करंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट टू
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये 11 लाख, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। क्लियर? ओके सर। लास्ट क्वेश्चन आपका बोरिंग कॉस्ट का। आइए, हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग ए ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 फेजेस। 4 फेजेस का अब फेज वाला पॉइंट है, ये हमने ऑलरेडी किया है कि अगर आप फेजेस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जो फेज अगर कंप्लीट होता जाता है और अगर आप उसको सेपरेटली यूज कर सकते हो तो उस फेज के ऊपर इनकर्ड होने वाली बोरिंग कॉस्ट फिर आप कैपिटलाइज करना बंद कर दोगे, उसको आप पीएनएल में ले जाओगे। यही पॉइंट है इसमें, ठीक है। हरीश कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंस्ट्रक्टिंग ए ह्यूज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 phases. It is expected that full building will be constructed over several years, but phase 1 and phase 2 of the building will be started as soon as they completed. ठीक है। Following is the detail of work done on different phases of the building during the current year. ये इतना खर्चा हुआ, कैश एक्सपेंडिचर चारों फेसेस पे इतना हो रखा है, बिल्डिंग के ऊपर जो परचेज किया वो इतना खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका इतना हो गया, ठीक है। और लोन आपने लिया हुआ है 15% लिया हुआ है 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ का आपने लोन लिया हुआ है, तो इसका 15% 30 लाख का आपका इंटरेस्ट बनता है। During the mid of the current year, phase 1 and phase 2 have become operational. Okay, find out the amount to be capitalized and expenses and to be expensed during the year. देखो, जो थर्ड और फेज का जो इंटरेस्ट बनता है, थर्ड और फोर्थ फेज का, वो तो कैपिटलाइज होगा ही होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड फेज का जो इंटरेस्ट बनता है वो आधे साल का कैपिटलाइज होगा और आधे साल का पीएनएल में जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसके ऊपर अगर आप 15% निकालते हो तो आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो 30 लाख बन जाएगा, ठीक है। ये 30 लाख है, इंटरेस्ट है, तो आप कह सकते हो, आप रेट निकाल सकते हो, ये स्पेसिफिक बोरिंग लगा लो चाहे जो मर्जी लगा लो, 30 लाख जो है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर 221 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट इतना पे करना पड़ रहा है। बेसिकली आप ये जो 30 लाख का खर्चा हुआ वो इन सब के ऊपर हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको प्रपोर्शन में बांट लेते हैं, इसके शेयर का कितना आ गया, 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 ठीक है। तो भाई ये वाले पार्ट का जो इंटरेस्ट बनता है और ये वाले पार्ट का जो इंटरेस्ट बनता है वो तो कैपिटलाइज होगा, और जो ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट का जो इंटरेस्ट बनता है वो आधे साल के लिए कैपिटलाइज होगा और आधे साल का पीएनएल में जाएगा। यही पॉइंट है इसमें। तो 30 लाख को आप बांट लीजिए 34, 64, 55 और 68 की रेशियो में, और जो थर्ड और फोर्थ फेज का है वो तो कैपिटलाइज कर दीजिए और फर्स्ट और सेकंड फेज का आधे साल का कैपिटलाइज कर दीजिए, आधे साल का पीएनएल में ले जाइए, ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्लास उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, जस्ट टू इंश्योर कि आपने जो पढ़ा आरटीपी में भी वैसा ही आया है, तो यू आर रेडी फॉर द एग्जाम अगर आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।